हेलो दोस्तों, अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी हृदय से जो लंग्स में कनेक्ट करने वाली पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसमें किसी भी लेवल पर अगर क्लॉट या खून का थक्का जम जाए तो उसे एम्बोलिज्म बोलते हैं। ज़्यादातर ये एम्बोलिज्म में कोई क्लॉट राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाके वहाँ पे नलियों से चिपक जाता है। आज हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति पल्मोनरी एम्बोलिज्म लेके आता है तो क्या क्या चीज़ें की जाती है, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है और क्या क्या चीज़ों से पेशेंट का सर्वाइवल या मृत्यु का चांस डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो आपको पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। यदि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन देखनी, इमरजेंसी वार्ड में उसको एडमिट करना है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर अगर कम है तो उसकी दवा देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन कम है तो उसकी दवा देनी पड़ेगी। ये ओवरऑल स्टेबलाइजेशन में आपको देखना पड़ेगा। पेशेंट का वाइटल साइन देखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए, उसके सिम्टम साइंस को असेस करिए, एम्बोलिज्म है या नहीं ये कंफर्म करिए। आप पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं और डी डाइमर कर सकते हैं। इसमें अगर बात डाउटफुल लगती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सीटी स्कैन सबसे बेस्ट टेक्निक है जिससे खबर पड़ जाएगी कि एम्बोलिज्म है या नहीं। वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जिससे पता चल जाएगा कि एम्बोलिज्म है या नहीं। इसके अलावा वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन कर सकते हैं यदि सीटी एंजियो कोई कारण से नहीं कर पा रहे तो, पर वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, आजकल बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है। जब एक बार आपको कंफर्म हो गया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सबसे पहले आप पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। पेशेंट को अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो काफ़ी चांसेस है कि लंग्स में ऑक्सीजनेशन कम होगा और ऐसे केस में हार्ट पर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत भी लंग्स का हिस्सा काम कर रहा है उससे हार्ट को काम चलाना पड़ता है, तो हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा हृदय गति बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको ऑक्सीजन थेरेपी आप देते हैं तो उस सीमित लंग्स के हिस्से जो काम कर रहा है उसमें से पेशेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सके, वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो रेट बढ़ सके, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके, और अगर ख़राब हवा है और कार्बन डाइऑक्साइड वो जल्दी से फिल्टर आउट हो जाए तो उसके लिए आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं जिससे पेशेंट का ऑक्सीजनेशन मेंटेन रहता है और हार्ट को या लंग्स को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये ऑक्सीजन थेरेपी को आप नेजल कैनुला द्वारा दे सकते हो, फेस मास्क द्वारा दे सकते हो, या नॉन इन्वेजिव बाईपैप वेंटिलेशन जो होता है उससे दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा ख़राब है। यदि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और सैचुरेशन बहुत कम है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उसमें कंडीशन अगर बिल्कुल माइल्डली ख़राब है, थोड़ा सा ही क्लॉट बर्डन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो सिंपल नेजल कैनुला से भी ऑक्सीजन देंगे तो चलेगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि कौन सा थेरेपी से आपको ऑक्सीजन देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है खून पतला करने की दवाई देना। इसमें पेशेंट को या तो आप हिपैरिन देते हैं या अपिक्साबैन या वॉरफरिन या डेबिगैट्रेन या रिवरॉक्साबैन, इनमें से कोई एक खून पतला करने वाला एजेंट देते हैं। ये बेसिकली खून को पतला करता है और नए क्लॉट को बनने से रोकता है। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को छोटा एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइज़ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, हार्ट फेलियर अगर नहीं हुआ है, तो वैसे केस में आप एंटीकोagulation से काम चलाते हैं। वहाँ पे आप थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं देते, पर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आप वहाँ पे देते हो जहाँ बहुत बड़े साइज़ का एम्बोलिज्म है या हार्ट से लंग्स में जो नली जाती है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अगर क्लॉट हो गया है जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर अगर हो गया है। अगर ऐसे पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ खून पतला करने का जो हार्ट अटैक में इंजेक्शन दिया जाता है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, वही पेशेंट को दिया जाता है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हार्ट अटैक में भी दो तरीके का होता है, एक फर्स्ट जनरेशन वाला जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज को यूज़ करते हैं और एक थर्ड जनरेशन वाला जिसमें रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज, ऑल्टीप्लेज यूज़ करते हैं। ज़्यादातर रिकमेंडेड ऑल्टीप्लेज है, पर मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट में, क्योंकि ऑल्टीप्लेज और रेटिप्लेज ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, टेनेक्टिप्लेज कॉस्टली आता है, इसलिए ज़्यादातर मैं स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रेफर करता हूँ। आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं, कोई भी क्लियर कट स्टडीज़ नहीं है जो शो करती है कि ये ज़्यादा बेटर है वो ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादातर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आप पेशेंट को कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में चालू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो क्लॉट को डिसॉल्व करता है। जैसे जैसे क्लॉट घुलता जाता है आप पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए आप कई पैरामीटर्स को देखते हैं। पेशेंट का एक तो ईसीजी में हार्ट रेट कम हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, सांस फूलना कम हो रही है कि नहीं, पेशेंट का इको में पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं, उसका जो चेंबर डायलेशन वगैरह था या राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर्स थे वो कम हो रहे हैं कि नहीं, और ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं, बीपी जो लो था वो पिकअप हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हो ताकि पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं आप असेस कर सको। यदि नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आपको और अग्रेसिव जाना पड़ेगा। साथ में अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम है तो आप हीमोडायनेमिक सपोर्ट देते हो, यानी बीपी बढ़ाने वाली दवाई देते हो जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। कोई अगर रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। यदि पेशेंट को अगर आप ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे रहे हैं और इससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है
तो नेक्स्ट है कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जिसमें आप एक कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी में ले जाते हैं। वहाँ कई बार हम बलून से क्लॉट को क्रश भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ी जगह बन जाए, और कैथेटर को वहीं पे छोड़ के इंजेक्शन द्वारा वही थेरेपी हम डायरेक्टली वहीं पे देते हैं, जिससे ये कि दूसरे चैनल्स में ब्लड का और इंजेक्शन के डाइवर्ट होने का चांस कम हो जाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन वहीं पे डिलीवर करता है अपना सारा मैक्सिमम पोटेंशियल, जिससे कि नली के खुलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं और जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये थोड़ा सा कम्बरसम और कॉस्टली होता है, इसलिए हर केस में यूज़ नहीं करते। पहले सिंपल लाइसिस को ही ट्राई करते हैं, उससे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक एम्बोलेक्टमी के नए एडवांस कैथेटर्स भी आए हैं जो आजकल मार्केट में यूज़ होना चालू है, लेकिन ये आजकल उतने ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। इसमें बड़े वैक्यूम एस्पिरेशन पंप द्वारा आप हाई प्रेशर में सारा जो वहाँ पे क्लॉट है उसको वैक्यूम एस्पिरेट कर लेते हो और उससे नली खुलने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अभी तक जितने केसेस मैंने सुने इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में इसको ट्राई किया गया क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 20-25 लाख तक जाता है। अदरवाइज़ बहुत कम सेंटर्स में इसको ट्राई किया जाता है, पर इससे भी कुछ हद तक सक्सेस मिलने का चांस रहता है। लेकिन हाँ, ये थेरेपी जो है ये हर केस में यूज़ नहीं करते। पहले आप सिंपल इंजेक्शन ट्राई करते हो, उसके बाद आप कैथेटर डायरेक्टेड यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये एम्बोलेक्टमी डिवाइसेस जो कॉस्टली वाले वो आप ट्राई करते हो। इससे भी अगर बात ना बने तो नेक्स्ट ऑप्शन है सर्जिकल एम्बोलेक्टमी, जिसमें ओपन सर्जरी करके जो नली है उसको आप ओपन करते हो और हर नली में जितना जितना क्लॉट है उसको आप ओपन करके निकालते हो। पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा सर्जरी है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास में किया जाता है और इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको हर केस में यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखा जाता है, जब बाकी कुछ वर्क नहीं करे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बाकी सब थेरेपी जब फेल हो जाए तब इसको यूज़ करते हो। कुछ कुछ केसेस में जहाँ पाँव की नली में क्लॉट है और ऑलरेडी थोड़ा एम्बोलिस बन चुका है या एम्बोलिज्म बनने के चांसेस है, वहाँ पे एक इंफीरियर वेना केवा फिल्टर आप लगाते हो, जो कि पेट की नली में एक बड़ा फिल्टर या छाता जैसा लगा देते हैं, ताकि जो पाँव की नली से क्लॉट निकल के वो लंग्स की तरफ ना जाए, वहीं पे अटक जाए। इसको इंफीरियर वेना केवा फिल्टर या IVC फिल्टर बोलते हैं। ये कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक पेशेंट को लगा दिया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जहाँ आप बहुत ज़्यादा खून पतला करने का दवा नहीं दे पाते हो या पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है कि अगर एम्बोलिज्म होगा तो जान चली जाएगी। वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं और 4-6 महीने बाद जब काम खत्म हो जाए, खून पतला हो जाए, क्लॉट डिजॉल्व हो जाए, तो फिर इसको निकाल दिया जाता है। ये रिट्रीवेबल फिल्टर होते हैं जिनको कैथेटर द्वारा पाँव की नलियों से इंफीरियर वेना केवा में लगा दिया जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो गले की नली से इसमें एक हुक रहता है, वो पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली रिट्रीवेबल फिल्टर्स होते हैं जिनको आप थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं और बाद में निकाल देते हैं। इसके बाद शुरू होता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक बार अगर पेशेंट हॉस्पिटल से एम्बोलिज्म का स्टेबलाइज हो गया, कंडीशन स्टेबल हो गई, तो आप पेशेंट को खून पतला करने की दवा देके रेगुलर मॉनिटरिंग में रख के डिस्चार्ज करते हैं और रेगुलरली पेशेंट का इको देखते रहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, डिटोरेशन तो नहीं हो रहा। कभी कभार आप रीचेक CT स्कैन भी करके देख सकते हो कि क्लॉट कितना डिजॉल्व हुआ, क्लॉट बर्डन अभी कितना है और वापस क्लॉट बनने की आशंका तो नहीं है। ये आप रीचेक करने के लिए CT स्कैन भी करके देख सकते हो और आगे के लिए पेशेंट को आप प्रोटेक्शन या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर गाइडेंस देते हैं ताकि दोबारा एम्बोलिज्म नहीं बने। अगर किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से एम्बोलिज्म बना है तो उस कारण को अवॉइड करते हैं। अगर कोई कारण नहीं है तो खून पतला करने की दवा थोड़े लंबे समय तक, मे बी एटलीस्ट 6 months to 1 year तक दिया जाता है ताकि दोबारा एम्बोलिज्म ना हो और रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मैनेजमेंट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो क्या क्या चीज़ें आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं उसकी थेरेपी के लिए और क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ों से फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कौन सी थेरेपी कब दी जाती है, ये सब चीज़ों पर हमने बात करी। यदि पल्मोनरी एम्बोलिज्म संबंधित उसके कारणों पर, ये बीमारी के बारे में या उसके टिप्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोस आप ये चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।